हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड पर आप मुसलसल इजराइल फिलिस्तीन जंग की अपडेट देख रहे हैं, मुख्तलिफ रिपोर्टों के जरिए, एक्सपर्ट्स की राय के साथ, और एक लाइव प्रोग्राम जो बिल्कुल 12:30 बजे जो उस वक्त की ताजा खबरें होती हैं वो मैं आपके सामने लाइव लेकर के आता हूं, और उसमें आपके सवाल भी लेता हूं, आपके कमेंट्स भी शामिल करता हूं, यह भी बताता हूं कि दुनिया के किस किस हिस्से में, किन किन मुल्कों में हमारे देखने वाले मौजूद हैं और मुसलसल हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज संडे है और सईद नकवी साहब से हम संडे में बात करते हैं। पूरे हफ्ते का एक तरह का रिकैप होता है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ आगे बढ़ा, क्या कुछ पीछे हटे। जंग को 36 दिन हो चुके हैं और इस जंग में 2 बार हसन नसरुल्लाह ने, जो लेबनान के हिजबुल्लाह के लीडर हैं और रेजिस्टेंस की एक बड़ी पहचान है, यानी इजरायली नजरिए की जो जायनिज्म का नजरिया है उसके खिलाफ अगर कोई नाम लिया जा सकता है ईरान के बाद तो वो हसन नसरुल्लाह हैं। उनकी दूसरी तकरीर हुई है। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। कई कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब ने होस्ट की है, उसमें अफ्रीकन यूनियन के लोगों को बुलाया गया, अफ्रीकी मुल्कों को। उसके अलावा अरब लीग, ओआईसी, ये 3 मीटिंग ने सऊदी अरब में। इसके क्या मानी है? क्या इससे मुस्लिम ओपिनियन को प्रो इजराइल, प्रो अमेरिका बनाने की कोशिश है? क्योंकि सऊदी अरब की जो पहचान है वो वही है कि उसके ताल्लुकात अमेरिका और इजराइल से हैं, ऑफिशियली डिक्लेयर करें या ना करें। क्या वो उस पर कहीं कोई उसे कमजोर करने की कोशिश है? इसके अलावा हसन नसरुल्लाह का क्या मतलब है, क्या कुछ उन्होंने कहा है? उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इस सब के बावजूद जब पूरी दुनिया में पब्लिक ओपिनियन इजराइल के खिलाफ है, वो कौन सी वजह है जो नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं जब तक नहीं रोकूंगा जंग, जब तक हमास को खत्म ना कर लूं। क्या हमास के नाम पर गाजा को पूरी तरह से खाली कराने की तैयारी है? यह भी एक बड़ा सवाल है। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि 36 दिन हो गए जंग को और आपने बहुत सी जंगें कवर की हैं। इसमें प्रोपेगेंडा भी आ रहा है, उसमें कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, उसमें मुसलसल मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। आप इसे अब इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं? आखिरी बात जो आपने कही, वहां से इस सिलसिले को मैं शुरू कर दूं तो कोई हर्ज नहीं है। आपने ये कहा भी कि क्या गाजा को खाली कराने का मंसूबा है। देखिए, मंसूबा जिस दिन 2 स्टेट सॉल्यूशन को रद्द कर दिया गया तकरीबन, अब उसका कोई तस्करा नहीं करता है, तो फिर सॉल्यूशन है क्या? ये कोई नई बात नहीं है। जब भी मैं जाता था अमान, मसलन जॉर्डन, उन दिनों में जॉर्डन के बादशाह के सबसे करीब तरीन किंग हुसैन, लेट किंग हुसैन, उनके जो सबसे बड़े एडवाइजर थे, बहुत ही ज़हीन और समझदार, वो थे प्रिंस हसन। उनसे मेरे अच्छे ताल्लुकात थे और मैं उन दिनों में, क्योंकि झगड़ा हो रहा था, जंग हो रही थी इराक में, तो वही एक रास्ता रह गया था, वो 900 किलोमीटर का रास्ता अम्मान से बगदाद तक, तो उनसे मैं मिलता था। और उन दिनों में भी ये बात चलती रहती थी, यानी अब से गोया 20-25 साल की बात मैं कर रहा हूं, कि अल्टीमेटली, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन फलस्तीनी ज्यादा है जॉर्डन की, लिहाजा जॉर्डन में ये लोग बसाएंगे फलस्तीन को इवेंचुअली, ये मानेंगे नहीं। ये बात मैं वहां के थिंक टैंक्स में, इजराइल में जब करता था, तो उसमें एक
स्मर्क, एक मुस्कुराहट, एक गोया सटिरिकल तरीके से लोग हंस देते थे। मतलब हाँ, इवेंचुअली ये होना है, ये बात कह रहा हूं मैं। तो इन दिलों में ये मंसूबा था, कहते नहीं थे, क्योंकि उन दिनों में ये हुकूमतें जो थी ये सब एक ही सुपर पावर थी जिसका नाम था अमेरिका, उसी की वहां चलती थी, और ये लोग सब उसी के चट्टे बट्टे थे। हमारे किंग हुसैन हो या होस्नी मुबारक हो, उससे पहले सीसी से पहले जो थे, और वगैरह, मोरसी मुख्तलिफ था, उसके लिहाजा वो कंफ्यूजन हो जाएगा, उसका भी नाम अगर मैं ले लूंगा। तो ये एक गोया ये तंजीम और ये स्कीम थी। देखिए, बहुत से, कुछ सच कुछ गलत। एक जमाने में हुआ करता था दी प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ जायन, ये एक बड़ा खुफिया डॉक्यूमेंट लोग लेके लाते थे सामने के साथ। ये बहुत पुरानी स्कीम है। जारिस रशा में जब ये पेपर गायब हो गया था, वहां डिस्कवर किया गया, तो वो उसमें भी यही इसी किस्म की चीजें मिलती हैं। क्या अभी हाल में जॉनथन कुक एक साहब है, मिडिल ईस्ट रिव्यू, कुछ ऐसा पेपर है जिसके लिए वो लिखते हैं। अच्छे नामवर आदमी हैं, उनको मैं इसलिए जरा से नंबर ज्यादा देता हूं क्योंकि वो नाजरत, जो कि वेस्ट बैंक का बहुत मशहूर शहर है, वहां रहते हैं और वहीं से लिखते हैं। लिहाजा उनको, जिसे कहते हैं कि रिंग साइड सीट उनके पास है, उनको नब्ज पे उंगली। वो ये कह रहे थे अभी कोई एक हफ्ता भर पहले, मजमून है उनका, कि भाई एक स्कीम जो कि इजरायलियों का एक विंग और अमेरिकन का एक विंग, जिसपे कि बहुत ही संजीदगी से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश में है, वो ये है कि किसी सूरत से गाजा और वेस्ट बैंक से फलस्तीनियों को सिनाई और इजिप्ट में कहीं टेंट सिटीज बनाई जाए। जैसे पॉलिसारियो का जो शहर है, जो उसके मोरक्को के पास जो वेस्टर्न सहारा का मूवमेंट है, उन्होंने टेंट में वो रहते हैं, पूरा शहर है, कैपिटल है उनका तिंदूफ में, टेंट्स में। तो एक टेंट सिटी बनाई जाए। ऐसा यहाँ पे टेंट का एक तस्वुर कुछ ऐसा है, क्योंकि ये खाना बदोश लोग रहे हैं इधर, लिहाजा ये कि टेंट्स में रह लेंगे और टेंट्स लगा दिए जाएं उसमें। ये बात हुई संजीदगी के लिए, अगर कहें तो मैं अभी दस्तावेज पढ़ के सुना सकता हूँ आपके सामईन को कि ये मजमून है कि, और सीरियस, कि इसको फिर कनाडा और G7 के तमाम ममालिक जो है उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी धीरे 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 इनको अपने यहाँ अब्सॉर्ब कर ले। यानी सब गोया फलस्तीनी मामला सिर्फ डायस्पोरा में अभी है भी और डायस्पोरा ही में रह जाए, ये एक मंसूबा है। लेकिन उसके लिए सोल सुपर पावर की जरूरत थी। इस वक्त जो वॉशिंगटन में जितनी कुव्वत है, जो कि उन्होंने इसमें काफी एक्सपेंड कर दी है, वो ये कराने के काबिल भी नहीं है। क्योंकि अगर जरा सा भी, बल्कि मुझको तो उल्टा ये दिखाई दे रहा है कि अब्दुल फतेह अल सीसी जो कि प्रेसिडेंट बने हैं 1913 में लाए गए। क्यों लाए गए? क्योंकि मोहम्मद मोरसी 2013 सर, हाँ 2013 में जी, 2013 में इसलिए लाए गए कि मोहम्मद मोरसी जो थे वो मुस्लिम ब्रदरहुड के थे, अखवानुल मुस्लिमीन के थे, और अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में और पेंटागन में बहुत सख्त इख्तिलाफ था। स्टेट डिपार्टमेंट, उनकी यहाँ एम्बेसडर थी जेन पैटरसन, और ओबामा का जमाना था वो, अगर आप याद रखें।
तो ये था कि इसको खुली छूट दी जाए, मुस्लिम ब्रदरहुड से डरना बुरी बात है, तो ये धीरे धीरे पावर में आएंगे तो ये डेमोक्रेटाइज हो जाएंगे और मॉडरेट हो जाएंगे। लेकिन पेंटागन ने और इसराइल ने इस बात को मुज़र समझा, क्योंकि फिर एक अख़वानुल मुस्लिमीन यानी मुस्लिम ब्रदरहुड और हमास, जो कि अख़वानुल मुस्लिमीन और मुस्लिम ब्रदरहुड का एक अंग है गोया, तो इनमें रिश्ता डायरेक्ट कायम हो जाएगा। वो इसराइल के लिए मुज़र था, लिहाजा पेंटागन की बात रही और वो सीसी साहब लाए गए जनरल, और मोर्सी को हटा दिया गया क्योंकि वो इस्लामुल अख़वानुल मुस्लिमीन के लीडर थे, उनको हटा दिया गया। खैर, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि इसमें बहुत सी चीजें, अब मसलन ये कि यहां से इनको हटा के इजिप्ट में बसाया जाए, तो भाई इजिप्ट के लोग तो हमवार हूं वहां पे, यानी ये लोग वो इनको हाथों हाथ लेंगे कि भाई, लेकिन एक खतरा और पैदा हो जाएगा कि भाई वहां और यहाँ के अख़वानुल मुस्लिमीन अगर वहां जाके बस गए तो एक रेवोल्यूशनरी फर्वर बिल्कुल आपके जो हार्ट ऑफ द मोस्ट पावरफुल अरब कंट्री, वहां एक ये फलीता जाके आप बिठा देंगे और उससे फिर एक आग भड़केगी, एक ये डर भी है। तो लेकिन नकवी साहब देखिए, विदेशी ताकतें या इजराइल क्या प्लान कर रहा है, उन्हें उठा करके जॉर्डन या मिस्र में बसाने का, लेकिन ये इंसानों का जिक्र है, ये कोई जानवर नहीं है कि किसी को उठा करके ले जाएंगे। तो क्या तो जहां मरने का जज्बा, शहादत का जज्बा ऐसा हो, जो कुरान की आयतें पढ़ करके सुनाते हैं कि जिस हाल में अल्लाह तू रख, हम उसी हाल में अपने घर में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, उस सोच को कैसे किल कर सकते हैं वो लोग जो खुद मरने के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल यही हसन नसरल्लाह की 2 स्पीचेस जो हुई हैं पिछले जुमे को और जो शनिचर को तो कल हुई, वो उसमें शहादत का पहलू बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली वो लाए हैं। क्यों लाए हैं? इसलिए कि बेपनाह लोगों ने अपनी अपनी शहादतें दी हैं, और बजाय इसके कि वो कहें कि मैं कंडोल कर रहा हूं, उन्होंने मुबारकबादें दी हैं। मुबारकबाद दी है आपको कि आपके बच्चे शहीद हुए। अब ये शहादत जो है, ये बड़ा एक ऐसी चीज है जो कि कुछ सर्कमस्टेंसेस में ये बिल्कुल नश्तर अपनी जगह पे जाके बैठता है, और सर्कमस्टेंसेस हैं जहां इसका लोग मिसयूज भी करते हैं। मसलन एक जमाने में ये हो गया था कि जितने ये लोग सुइसाइड बॉम्बर्स, वो सब के सब जन्नत चले जाएंगे, यानी आप सुइसाइड बॉम्बिंग करिए। बल्कि एक मौलवी हिफ्जुर रहमान साहब, पाकिस्तान के लीडर, वो किस्सा बताते थे मुझे कि एक मजलिस हो रही थी और उसमें बुजुर्गों की थी, उलमाए दीन, और उसमें लड़कों की कम उम्र वाले बच्चों की कोई जरूरत नहीं होती थी आमतौर से। तो उन्होंने देखा दूर में एक लड़का खड़ा हुआ है, और साहब उसको इनके पास लाया गया। कहा कि भाई तुम यहाँ कैसे? इसलिए हूं कि मेरे वालिदैन बुजुर्ग हो गए हैं बहुत ज्यादा, और ये कि अब वो चाहते हैं कि इससे पहले कि वो जाएं, वो अगर आप मेरा नाम, मैं 34वें नंबर पे हूं, अगर पहले दूसरे पे कर दें शहादत के लिए, यानी ये कि सुसाइड बॉम्बर की लिस्ट में हमारा नाम आगे बढ़ा दें, ताकि हमारे माँ बाप जो है वो आराम से फिर रहें, क्योंकि मैं फिर जन्नत चला ही जाऊंगा। तो इस किस्म की, अब मैं इसका मजाक ना उड़ाऊंगा, लेकिन जाहिर है कि इस किस्म की बातें भी होती हैं, हुई हैं। लेकिन एक वाकया है करबला का, जहां वाकई में शहादत दी गई। इमाम हुसैन रसूल के नवासे, उन्होंने अपने 72 साथी, अपने अहलो अयाल सबको लेके गए, और शहादत किस बात पे दी? इस बात पे कि भाई मैं हिंदुस्तान चला जाऊंगा, तुम मुझे, लेकिन मैं बयात नहीं करूंगा
तुम ये कह रहे हो कि मैं यजीद, तुम जो के यूसर पर हो, तुम और तुम्हारे यहाँ जो टिरनी चल रही है, मैं उसको इंडोर्स करूं क्योंकि तुम लेजिटिमेसी ढूंढ रहे हो, वो मैं ना करूंगा, वो मैं ना करूंगा। अच्छा, मैं वापस आना चाह रहा हूं। हसन नसरुल्लाह की जो तकरीर कल थी, उसमें कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि ये जंग अब किस तरफ बढ़ेगी, क्या होगा? वो कुछ थोड़ा सा अगर आप बता सकें। बार बार यही कह रहा हूं कि तो शहादत यानी ये कि सैक्रिफाइस जो हुई, और आप बहुत ऑब्वियस किस्म की विक्ट्री ना ढूंढिए, ये कि उन्होंने गोली चलाई और हमने 10 गोली चला दी और उन्होंने 11,000 मार दिए हैं ऑफिशियली और हमने अभी सिर्फ 1400 मारे हैं। ये इस तरह से ये जंग नहीं नापी जाएगी, बल्कि ये यूं नापी जाएगी कि अब इस इलाके को बिल्कुल रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसकी अलामतें क्या हैं? उसकी अलामतें ये हैं कि एक मीटिंग अभी अजीब, यानी उसकी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस को आपके सबकी नजरों में होना चाहिए कि जनाब प्रेसिडेंट रईसी तेहरान से पहली दफे रियाद, यानी कल तक ऐसा था कि जैसे एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ थे उनसे, लेकिन अब ऐसी दोस्ती हुई कि वो यहाँ आए और यहाँ तमाम लोग, उस मीटिंग को चेयर किया मोहम्मद बिन सलमान ने, जो कि वहां के क्राउन प्रिंस से तकरीबन वो बादशाह का रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने उसमें रईसी की स्पीच थी और तमाम लोग थे। तो ये हो रहा है, शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग हो रही है और इस तरह के तमाम जो, अच्छा है क्या, खबरें हमारे पास नहीं आ रही हैं, 2-3 खबरें नहीं आ रही। ये हम आपके सामीन, आपके व्यूअर्स से भी ये इस बात की माफी मांगेंगे कि जहां तक हमारे सोर्सेज हैं, हमारे काजमी साहब वहां तक खोज के खबरें ले आते हैं और कोई नहीं लाता। कम से कम हिंदुस्तान में तो मैं नहीं जानता कोई और लाता हो, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां से खबरें मुश्किल है। मसलन ग्राउंड असॉल्ट जहां हुआ है वहां र्यूमर्स मिलते हैं। अच्छा, और र्यूमर्स को फरोग देना अच्छी पत्रकारिता नहीं है, अच्छी जर्नलिज्म नहीं है, अच्छी सहाफत नहीं है। वो ये है कि भाई, लेकिन अब मसलन खबर आ गई तुर्की के किसी उसमें किताब, इनके भतीजे, नेतान्याहू के भतीजे एक बटालियन के साथ वहां गायब हैं जहां ये फौजें गई हैं। अब वो बटालियन कितने लोग थे, उसमें ये वाकई में गए कि नहीं गए, उसकी तस्दीक इन लोगों ने मना कर दी, लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि नहीं, ये बात सही है। तो ऐसा लग रहा है कि जो घमसान लड़ाई अंदर हो रही है, जिसकी खबरें हमें नहीं मिल रही हैं, शायद वो डिसाइड करें कुछ। उसका हमें अंदाजा नहीं है। और हसन नसरुल्लाह ने भी उसके बारे में सिर्फ इशारा किया कि लड़ाई हो रही है। लेकिन मैं इसके बीच में अपने दर्शकों को बता दूं कि जो ताजा खबर आ रही है, अल कस्साम ब्रिगेड ने ये ऐलान किया है कि 160 इजरायली मिलिट्री व्हीकल्स को तबाह किया है जब से ये ग्राउंड असॉल्ट यानी जमीनी हमला हुआ है। अब मैं नकवी साहब एक दूसरी बात की तरफ जाना चाहता हूं, क्योंकि वक्त महदूद है। सऊदी अरब ने एक 3-4 दिन के अंदर अंदर 3 बड़ी कॉन्फ्रेंसें, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसें होस्ट कर दी। एक तो अफ्रीकी लीडर्स को इकट्ठा कर लिया जद्दा में, और रियाद में फिर ये ओआईसी और अरब लीग की मीटिंग हो गई, जिसमें 22 अरब मुल्क हैं 57 मुल्कों में से। और क्या जो खदशा मुझे महसूस हो रहा है, देखिए, मैं जो खदशा है कि क्या दुनिया के मुस्लिम मुल्कों की ओपिनियन इजराइल के जो खिलाफ बन रही है उसको नरम करने का काम सऊदी अरब कर रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं थोड़ा सा ये सवाल मैंने क्यों किया ये भी बता दूं अपने दर्शकों को।
जब ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो पहला दौरा किया था विदेश का, वो सऊदी अरब का किया था और उसमें तकरीबन 50 मुस्लिम मुल्कों के हेड्स ऑफ स्टेट्स को इकट्ठा किया गया था। मैं उसे आज भी ये कहता हूं कि ऐसा लग रहा था जैसे अमेरिका ने मुस्लिम मुल्कों को कंट्रोल करने का काम आउटसोर्स किया हुआ है सऊदी अरब को, और वो सबने सलामी दी थी। तो ये जो अब कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, क्या सऊदी अरब अमेरिका और इजराइल के उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है कि इन मुल्कों की राय में शिद्दत पसंदी ना आ जाए बकौल उनके? आप उसको कैसे देख रहे हैं? शिद्दत पसंदी ना आए, ये मंशा ये नहीं है। मंशा ये है कि इस गुस्से को ऐसे हार्नेस किया जाए कि कोई कंस्ट्रक्टिव नमूना, एक मॉडल निकले वेस्ट एशिया के इस खित्ते में, जो कि ऑटोमेटिकली उसका असर ये होगा कि जो इश्तियाल है, जो गुस्सा है, जो गर्मी है, जो बुखार है, वो कम होगा। तो उस हद तक आप ये सही कह सकते हैं, लेकिन मकसद ये नहीं है। मेरे ख्याल में मकसद ये है कि इस मामले को ऐसे हल किया जाए। देखिए, एक बहुत अहम बात ये कि ये झगड़ा ये नहीं हो रहा है कि रईसी साहब कह नहीं साहब हम मरकज हैं, आप हमारे पास आइए। खामोशी से वो यहाँ आ गए, यही कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और लोग आ रहे हैं यहाँ। तो गोया इसमें ये ईगो का मामला नहीं है कि साहब ये मोहम्मद बिन सलमान का ईगो है कि यही हो। सब मान रहे हैं इसको, क्या भाई आप सबसे बड़े अहम मुल्क हैं, लिहाजा वहां पे मीटिंग सब हो रही है और वो ईरान भी उसमें हिस्सा ले रहा है। एक तो ये, एक चीज और याद रखिए, और आपके व्यूअर्स तक ये तस्वीरें पहुंच रही हैं कि नहीं, लेकिन पहुंचना चाहिए। जिस पैमाने पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं लंदन में, वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मैड्रिड में, यानी जितने भी G7, बड़ी अजीब बात है, G7 वो ममालिक हैं जो कि सरकारी तौर से नेतन्याहू के साथ है, लेकिन उनकी जनता जो है, अवाम जो है उनका, वो बिल्कुल टोटली उठ के आ गया है इनके हक में, फलस्तीनियों के हक में। ये जो डाइकोटमी, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन एक्सेंचुएट किया है, ये नसरुल्लाह ये कह रहे हैं कि ये है विक्ट्री। विक्ट्री का अच्छा नकवी साहब ये एक चीज मैं और बीच में साथ साथ याद दिला दूं दर्शकों को कि न सिर्फ G7 मुल्कों में, अरब मुल्कों में भी जो बायकॉट इजराइल का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, बाकायदा बड़े बड़े बिलबोर्ड नजर आ रहे हैं और प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे G7 मुल्क हो, चाहे ये अरब मुल्क हो, जिनकी हुकूमतें किसी ना किसी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अमेरिका और इजराइल से मिली हुई नजर आती है, वहां भी दोनों तरफ पब्लिक ओपिनियन फिलिस्तीनियों का ही साथ है। क्या आप इस तरह से बता दें? अब एक तो हमदर्दी है मुसलमान के होते हुए, और उधर डेमोक्रेसी। देखिए है क्या कि G7 बहरहाल, समझे, आप जो भी उनकी बुराइयां कर लीजिए, किसी हद तक ये उनकी डेमोक्रेटिक मिजाज का नमूना है कि इतने मिलियंस लोग बाहर के उबाल के आ रहे हैं। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारा मुल्क, जो कि जहाँ के गांधी जी ने पूरे मुल्क को मोबिलाइज कर दिया था एक मास मूवमेंट में, वहां एक जू नहीं रहती। यानी आपके यहाँ इतना बड़ा कांड हो रहा है लंदन में और मैड्रिड में और अरब मुल्कों में, हर जगह लोग खड़े हो गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ कहीं कुछ नहीं है। इससे जरा सा ये दो चीजें दिखती है, एक तो मुझे खुद तकलीफ होती है, दूसरे ये कि इसका अंदाजा होता है कि क्या डेमोक्रेटिक अर्ज में हमारे यहाँ कुछ कमी है, क्या वो अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। मेरे ख्याल में ये भी एक, मुझे तो एक अफसोसनाक, ये बेशक ये अफसोसनाक बात है, लेकिन हमारे पास ऐसी खबरें आ रही हैं
कि हुकूमत इजाजत नहीं दे रही प्रोटेस्ट करने का। यूपी में तो इस हद तक है कि फिलिस्तीन के हक में कोई एक बात ट्विटर पर अगर कोई डाल दे तो उसके खिलाफ एफआईआर हो रही है। बहुत जगहों पर कोशिशों के बावजूद नहीं कर पा रहे। दिल्ली में भी ऐसा हो रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है, जो एक देसी जबान में एक मुहावरा है, देर से ज्यादा चम्मच गरम। तो बिल्कुल हमारे मोदी जी के उस ट्वीट पर जी बिल्कुल उसी तरह से आरएसएस और जायनिज्म का जो रिश्ता है, वो रिश्ता पेनिट्रेट क्या हो गया है हमारे सिस्टम में, हमारी पुलिस में। जबकि लंदन के पुलिस कमिश्नर ने ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं सुनी। एक और कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा था कि ये संडे में जो प्रोटेस्ट हो रहा है प्रो पैलेस्टाइन, उसको रोको। लेकिन लंदन के जो मेट पुलिस के कमिश्नर हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसमें गड़बड़ होगी और मैं इसे नहीं रोकूंगा। उसी नतीजे में कल जब बात कर रहे थे हसन नसरुल्लाह टेलीविजन पर, उसी वक्त तस्वीरें आ रही थी लंदन से, बहुत बड़ी तादाद लोगों की वहां थी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो रहा। जी जी, यही अफसोस है ये। हाँ, भारत में नहीं हो रहा मुझे, और इस इलाके में कहीं हो रहा है मुझे नहीं मालूम। अच्छा अच्छा अच्छा, नकवी साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया। आपने शुरुआत में एक बात कही कि 20 साल पहले भी ये सोच थी कि गाजा से, इस इलाके से फिलिस्तीनियों को निकाल दिया जाए और टेंटों में रखा जाए, फिर मुख्तलिफ मुल्कों में उनको डिसइंटीग्रेट कर दिया जाए, वो दूसरे मुल्कों में जाएं और बस जाएं, डायस्पोरा में ही फिलिस्तीन रहे। ये क्या बिल्कुल एक यानी इसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर से यहूदियों को तो लाकर के यहां बसाया जाए और यहां के फिलिस्तीनियों को निकाल करके दुनिया भर में फैला दिया जाए। तो क्या कभी ऐसा मुमकिन है? इतना लंबा अरसा तो आपको भी हो गया देखते हुए, 60 साल से ज्यादा जर्नलिज्म करते हुए आपको हो गई। क्या इतना जोश, जज्बा शहादत का जैसे अब नजर आ रहा है, जिस तरह से ईरान, हिजबुल्लाह, पूरे इलाके की रेजिस्टेंस जो ग्रुप्स हैं, जिनका हसन नसरुल्लाह ने बाकायदा जिक्र किया है, हूथियों की तरफ से हमले हो रहे हैं, हजल शाबी की तरफ से सीरिया और इराक में अमेरिका के खिलाफ हमले हो रहे हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से हमले हो रहे हैं, बस्तियां खाली हो रही हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि क्लाइमैक्स किस तरफ टिल्ट होने वाला है? क्या कुछ है? देखिए, ये जो आपने हमले हो रहे हैं, ये इशारे हैं, ये इशारे हैं उन पावर्स को कि देखो, तुम यहाँ पे, तुम्हारी छावनियां हैं यहाँ पे, तुम्हारे बेसेस हैं यहाँ पे, वल्नरेबल हो। एक तो ये है, समझे? इसलिए उस वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज करने के लिए ये है। दूसरी चीज ये है कि अब वो जो पावर्स इजराइल के पीछे खड़ी रहती थी, यानी अमेरिका, और अमेरिका के साथ साथ G7 के ये यूरोपीय ममालिक, सब के सब इक्तिसादी बोझ में दबे हुए हैं और अमेरिका की वो सूरत हाल इस वक्त नहीं है जो कि पहले थी। यानी वो जो मैं बार बार कहता हूँ, सोल सुपर पावर मोमेंट, वो गुजरे हुए बरस गुजर चुके हैं। तो जितनी जंगें हैं सब हारे हैं। अभी तक लोगों को याद रखना चाहिए कि 20 साल ऑक्यूपाई किया इन्होंने अफगानिस्तान, वो किस तरह से भागे। याद रखिए वो तस्वीर, इबरतनाक। और फिर अभी ये जो यूक्रेन की जंग है, इनके हक में नहीं जा रही है, बल्कि तो आखिर में नतीजे के तौर पर बस एक सवाल, मुख्तसर जवाब, क्या सुपर पावर के पास, अमेरिका के पास वो कुव्वत नहीं है कि इनसे जो ये चाहे करे, कोशिश ये कर रहे हैं, लेकिन इनको रोका जाएगा। अब देखिएगा, इसके बाद मैंने कई पहले दिन ये कहा था कि ये आखिरी जंग है इस पैमाने पे। अब इसके बाद एक नया वेस्ट एशिया, एक नया इजराइल। भाई, इजराइल को सबके साथ मिलजुल के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जो जमाने गए जबकि अमेरिका उनके पीछे, अब वो इंपीरियलिज्म का एक आउटपोस्ट ही रहेगा। लेकिन इंपीरियलिज्म खुद ही अगर घट रही है तो उसको आउटपोस्ट को क्या चाटेगी? सवाल ये है। तो अच्छा, बिल्कुल आखिर में
क्या दुनिया की पब्लिक ओपिनियन जीतेगी या नेतन्याहू के पीछे खड़ी हुई सरकारें जीतेंगी? ये बहुत टेढ़ा सवाल है, लेकिन आप वो देख लीजिए, वो सरकारें अगर बदल ना रही होती तो ये रियाद में ये कॉन्फ्रेंस ना होती। ये सरकारें भी बदल रही हैं, ये अब रिस्पॉन्ड कर रही है पब्लिक ओपिनियन को। तो किसी हद तक इस जंग का, इस शहादत का जो हसन नसरुल्लाह कह रहे हैं, उसका ये खमियाजा, ये फायदा हुआ है कि सरकारों के ऊपर प्रेशर पड़ा है लोगों का, और यही कि नहीं, डेमोक्रेटिक ओपिनियन वेस्ट की वो सब उबल के आई है, और उस सब का असर है, जिसके बाद अब, क्योंकि अब वो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है, और नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में अब ये वो ना कर पाएंगे जो पहले करते थे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने हमें वक्त दिया और आपने खास तौर पर इसके लिए हसन नसरुल्लाह की तकरीर पूरी तफसील से सुनी, उसके अलावा जो वहां अरब मुल्कों में जो कुछ हो रहा है वो भी, और पब्लिक ओपिनियन जिस तरह से यूरोप में G7 मुल्कों में जो कुछ है वो भी। और चूंकि आपने इन सारे मुल्कों को खुद देखा है, वहां के मिजाज को आप जानते हैं, आपने अपने 20-22 साल पुराने तजुर्बात भी शेयर किए कि उस वक्त भी इजरायली इसी इंतजार में थे कि किसी तरह से इन फिलिस्तीनियों को यहां से निकाल बाहर कर दिया जाए। आपने ये भी बताया कि टेंटों में रख करके फिर उन्हें मुख्तलिफ मुल्कों में भेज दिया जाए। ये प्लान है, लेकिन वो कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पब्लिक ओपिनियन का असर अब सरकारों पर है। अब देखना है कि क्या नतीजा होगा जंग का। जंग बहरहाल अनप्रेडिक्टेबल होती है। सईद नकवी साहब अपने तजुर्बात की रोशनी में जो बातें बता रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि ये आखिरी जंग होगी, उसके बाद अमन होगा यहां पर इस इलाके में। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि अमन हो और इंसानियत का कत्ल ना हो, बेगुनाह ना मारे जाएं। ये बहुत ही अहम है, और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि बेगुनाहों को कत्ल किया जा रहा है, और पूरी दुनिया अगर खामोश रहे तो ये शर्म की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।